सेक्शन 6 विच टॉक्स अबाउट लीगल डिसेबिलिटी. क्या होती है डिसेबिलिटी? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म डिसेबिलिटी? तो दो वर्ड्स होते हैं, वन इज डिसेबिलिटी एंड द अदर इज इनेबिलिटी. Deliberately, here the word which is used is disability and not inability. जब बात आती है disability और inability, लॉ ने यहाँ पे लेजिस्लेचर ने ये वर्ड चूज किया है disability and not inability, because inability is basically, जब भी हम वर्ड यूज करते हैं inability, that I was not able to do something, I am unable to do something, that means उसको mainly हम physical inability के सेंस में यूज करते हैं कि किसी भी इन्फर्मिटी की वजह से, किसी भी बॉडीली डिजीज की वजह से, या फिर किसी भी बॉडीली डिसफंक्शनिंग की वजह से द पर्सन इज इनएबल या फिर इनकेपेबल, जो कि बॉडीली होता है. लेकिन यहां पे वर्ड यूज किया गया है डिसेबिलिटी, और उसके साथ एक एडजेक्टिव भी ऐड किया गया है, लीगल डिसेबिलिटी. अ पर्सन मे बी डिसेबल्ड. डिसेबिलिटी भी कैसे हो सकती है? फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. इनेबिलिटी वर्ड, बेसिकली इनेबिलिटी वर्ड हम फिजिकल इनकैपेसिटी के लिए यूज करते हैं. डिसेबिलिटी वर्ड जो होता है, इट इज बेसिकली अ वाइडर टर्म विच कैन बी यूज्ड फॉर बॉडीली इनकैपेसिटी, फॉर मेंटल इनकैपेसिटी. लेकिन यहां पे सेक्शन 6 में वी आर नॉट कंसर्न्ड विद फिजिकल इनकैपेसिटी, we are not concerned with mental incapacity, we are only concerned with legal incapacity. यहां पे हम ये नहीं बोल रहे कि the one may be the one who is physically challenged or mentally challenged, क्योंकि वो physical और mental incapacity होती है. we are not bothered about it here. यहां पे हम बात कर रहे हैं legal disability की, मतलब हम ऐसे पर्सन्स की बात कर रहे हैं जो हो सकता है फिजिकली केपेबल हो, मेंटली केपेबल हो, बट लीगली केपेबल नहीं है. जैसे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, तो वहां पे भी जब हम सेक्शन 11, सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या दिया गया है? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है. और वहां पे जो कैपेसिटीज की कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसका क्राइटेरिया फिजिकल तो नहीं है ना, कि अ पर्सन हु इज फिजिकली फिट, अ पर्सन हु इज फाइनेंशियली फिट. क्योंकि अगर इनकैपेसिटी देखा जाए, इनकैपेसिटी फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल कुछ भी हो सकती है, बट लॉ के पर्पस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में भी यही पर्पस होता है, वहां पे भी हु मे कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए ना किसी की फिजिकल, मेंटल और ना ही मेंटल टू एन एक्सटेंट, बट फिजिकल इनकैपेसिटी, फाइनेंशियल इनकैपेसिटी नहीं देखी जाती है, लीगल इनकैपेसिटी देखी जाती है. वहां पे बोला गया है माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. दैट डजंट मीन दैट दे आर फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड. They are incapable. Why? Because they are legally disabled. लॉ ने उनको डिसेबल, डिस्क्वालीफाई किया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. सिमिलरली वो लोग जिनको लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया है, यहां पे फॉर द पर्पस ऑफ इंस्टीट्यूटिंग द लीगल प्रोसीडिंग, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम देखते हैं कुछ पर्सन्स हैं जिनको लॉ ने सेक्शन 11 एंड 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने डिस्क्वालीफाई किया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. दैट इज ऑफ कोर्स ड्यू टू देयर मेंटल कैपेसिटी, कि हम वहां पे पढ़ते हैं ना माइनर के लिए एन अनडेवलप्ड स्टेट ऑफ माइंड, एंड अनसाउंड माइंडेड पर्सन के लिए एन अंडर डेवलप्ड स्टेट ऑफ माइंड. बताया मैंने कि जब माइनर की बात आती है, माइनर को क्यों बोला गया है माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड ab initio, क्योंकि माइनर का जो स्टेट ऑफ माइंड है इट इज अनडेवलप्ड. सिमिलरली जब हम अनसाउंड माइंड पर्सन की बात करते हैं, that person also cannot enter into a contract because the state of mind of that person is underdeveloped. तो हाँ, डेफिनेटली मेंटल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही हमने उनको लीगली डिस्क्वालीफाई किया है. इसके अलावा वहां पे और एक कैटेगरी ऑफ पर्सन दिए गए हैं, दोज पर्सन्स हु आर disqualified by any law like convicts or insolvent person.
जिनको लॉ ने, किसी भी लॉ में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है इस तरीके का एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या इन जनरल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो सब लोग लीगली डिस्क्वालिफाइड, दैट मींस दे आर डिस्क्वालिफाइड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर दैट सब्जेक्ट मैटर। सिमिलरली लिमिटेशन एक्ट ने भी यहां पे सेक्शन 6 में कुछ डिस्क्वालिफिकेशन क्रिएट की है, जिसको हम लीगल डिस्क्वालिफिकेशन, लीगल डिसेबिलिटी बोल रहे हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट बेस्ड अपॉन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, इट इज बेस्ड अपॉन दी लॉ, कि लॉ ने किन किन लोगों के लिए एक डिस्क्वालिफिकेशन क्रिएट की है कि वो खुद से सूट या एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हैं। सेम वहां पे भी है ना, वहां पे भी सेम चीज है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनर खुद से अग्रीमेंट नहीं कर सकता है, लेकिन माइनर के बेनिफिट के लिए माइनर के गार्जियन, माइनर के ट्रस्टी अग्रीमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पे भी सेम बोला गया है कि अगर बात की जाए सेक्शन 6 में लीगल डिसेबिलिटी मींस यहां पे हमने कुछ ऐसे लोगों को डिसेबल्ड, डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर किया है जो अपनी कैपेसिटी में, अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी में सूट या एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। अब क्योंकि ये डिस्क्वालिफिकेशन लॉ ने क्रिएट की है और इसका ग्राउंड फिजिकल या फाइनेंशियल नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है लीगल डिसेबिलिटी, अ डिसेबिलिटी विच इज क्रिएटेड और डिक्लेयर्ड बाय द लॉ। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो 3 कैटेगरीज हैं, यहां पे देखो कैटेगरीज क्या है, यहां पे कैटेगरी इज अ पर्सन हु इज माइनर और insane or an idiot person. That means यहां पे minority, insanity and idiocy are 3 types of disqualifications जिनको legal disqualification बोला गया है। A minor is legally disqualified, legally disabled from, क्या लिखा है, institute a suit or application. Similarly, an insane person and similarly an idiot person. Do you know the difference between insanity and idiocy? Do you know the difference between insanity and idiocy? Who is an insane person? ये होगा कि insanity is that incapacity in which there is a medical reason for it. कि एक person, देखो, चाहे एक चीज दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है? चाहे इंसैनिटी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे इडियोसी हो, तीनों में क्यों लगता है कि ये 3 ही कैटेगरीज यहां पे दी गई हैं, इन तीनों में कोई तो कॉमन फैक्टर होगा ना, तभी तो इन तीनों को यहां पे एक ही प्रोविजन में एक ही साथ लीगल डिसेबिलिटी बोला गया है। तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है? दैट इन ऑल दी 3, चाहे एक माइनर हो, एक इंसेन हो, एक इडियट पर्सन हो, all 3 of them are incapable to understand the nature and consequences of their acts. माइनर में, जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट में भी बताया है, माइनॉरिटी में a person is not capable to understand the nature and consequences of his act, that is due to an undeveloped state of mind. लेकिन insanity और idiocy में the person is not capable to understand the nature and consequences of his act, but that is due to an underdeveloped state of mind. अनडेवलप का मतलब होता है आपकी उतनी एज ही नहीं है, जितनी आपकी एज है उसी के अकॉर्डिंग आपका मेंटल डेवलपमेंट है। अनडेवलप्ड, अभी उतना एज के साथ डेवलप नहीं हुआ है जो माइनर्स में होता है। अंडर डेवलपमेंट मींस एज के अकॉर्डिंग द मेंटल डेवलपमेंट हैज नॉट बीन इक्वेटेड, कि एज तो है बट द मेंटल डेवलपमेंट, स्टेट ऑफ माइंड हैज नॉट बीन डेवलप्ड दैट मच। तो जो स्टेट ऑफ माइंड का डेवलपमेंट है वो अंडर रह चुका है एज के अकॉर्डिंग। इसीलिए जब हम इंसेन और इडियोसी की बात करते हैं तो वहां पे इट इज ड्यू टू द अंडर डेवलप्ड स्टेट ऑफ माइंड। लेकिन चाहे अनडेवलप्ड हो चाहे अंडर डेवलप्ड हो, कॉमन क्या है कि ये तीनों ही, इनको लीगली डिसेबल्ड क्यों बोला गया? बिकॉज ये तीनों ही अपने एक्ट्स के नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस को समझने में केपेबल नहीं है। इसीलिए लीगली इन देयर ओन कैपेसिटी we cannot allow them
टू इंस्टीट्यूट अ सूट, एक पर्सन जब एक माइनर है, एक पर्सन जब एक इनसेन पर्सन है, क्योंकि वो अपने एक्ट के नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस की, अगर मैं सूट फाइल कर रही हूं तो मैं यही नहीं समझ पा रही कि ये एक्ट करने का मेरे ऊपर कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। हमेशा सूट मेरे फेवर में डिक्री नहीं होगा ना, कभी मेरे अगेंस्ट में भी तो हो सकता है। तो जब मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, उसकी ग्रेविटी को, उसके नेचर को समझने के लिए केपेबल ही नहीं हूं, देन लॉ कैन नॉट अलाउ मी टू टेक दैट स्टेप। बिकॉज एक बार आपने सूट फाइल किया, जैसे वहां होता है एक बार आपने अग्रीमेंट किया, तो मियरली इट इज नॉट जस्ट एन एक्ट, यू विल बी बाउंड बाय इट। तो आप बाउंड तो उसी चीज से होगे जिसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आप समझ सकते हो। बट इफ अ पर्सन इज नॉट केपेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस, तो उसको हर लॉ में डिसेबल्ड या डिसक्वालिफाइड डिक्लेयर किया जाता है, जिसमें हमेशा उस लिस्ट में लीगल डिसेबिलिटी या लीगल डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट में इनसेन, अनसाउंड माइंडेड पर्सन, माइनर, इडियोसी, ये तो हमेशा होगा, ल्यूनेसी ये हमेशा होगा, क्योंकि दीज आर दोज पर्सन्स हु are never capable of understanding the nature and consequences of their act. अब माइनर की तो बात समझ आ गई, क्योंकि उसकी एज के अकॉर्डिंग देयर इज एन अनडेवलप्ड स्टेट ऑफ माइंड, बट देयर हैज टू बी अ डिफरेंस बिटवीन इनसेन, क्योंकि अगर बात की जाए इंसैनिटी की और इडियोसी की, दोनों ही दे आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनसाउंड माइंड। यस और नो? दे आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड का मतलब होता है अ पर्सन, जैसे हम अनसाउंड माइंड पर्सन की डेफिनेशन कहां से लेते हैं? सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस दैट हु इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और वहां पे एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को कैसे डिफाइन किया गया है, वहां पे ये नहीं लिखा है कि एक पर्सन अनसाउंड माइंड का पर्सन तब होगा जब उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, he has an affected medical condition जिसकी वजह से there is an unsound। वहां पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सेक्शन 12 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अनसाउंड माइंड को डिफाइन किया गया है एज अ पर्सन who is not capable to understand the nature and consequences of his act, and he is not capable of making a formal judgment, a rational judgment towards it। मतलब कोई पर्सन जो अपने एक्ट के नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझ पा रहा और उसके टूवर्ड्स कैसे एक्ट करना है, वो जजमेंट लेने के लिए, एक रैशनल जजमेंट लेने के लिए भी दैट पर्सन इज नॉट केपेबल। उस पर्सन को वहां पे डिक्लेयर किया गया है एज एन अनसाउंड माइंड पर्सन। अब वहां पे क्योंकि वो अनसाउंड की डेफिनेशन इतनी ज्यादा वाइड और जनरल दी गई है कि उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक मेडिकल बैकग्राउंड आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर किसी के लिए प्रूव करना है दैट दिस पर्सन इज अनसाउंड माइंडेड पर्सन, उसके लिए आपको सिर्फ सर्कमस्टांसेस प्रूव करने हैं कि सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग दिस पर्सन वाज नॉट केपेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस। अब वहां पे उस डेफिनेशन में कहीं भी मेडिकल हिस्ट्री या मेडिकल रीजन के बारे में नहीं लिखा है। अनसाउंड मतलब कोई भी पर्सन, अब वो चाहे एक डिलेरियस इंटॉक्सिकेटेड पर्सन हो, उसका भी तो माइंड साउंड नहीं है ना, फॉर द पर्पस ऑफ दैट एक्ट। जब आप बीएनएस पढ़ते हो तो वहां डिफरेंस है इंसैनिटी और इंटॉक्सिकेशन, बट जब हम सेक्शन 12 पढ़ते हैं तो वहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन भी दिया गया है कि अ पर्सन हु इज डिलेरियस, उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई मेंटल कंडीशन उस तरीके की होनी चाहिए या फिर दैट पर्सन हैज जस्ट कम फ्रॉम अ मेंटल हॉस्पिटल और एन असाइलम और व्हाटएवर, ये जरूरी नहीं है। अ पर्सन हु इज एट दैट मोमेंट ही इज नॉट केपेबल, उसका माइंड साउंड नहीं है। और इसी अनसाउंडनेस की दो कैटेगरीज यहां पे दी गई है, फर्स्ट इज इंसैनिटी एंड द सेकंड इज इडियोसी। दोनों में ही, क्योंकि ये दोनों अनसाउंड की ही कैटेगरीज है, तो दोनों में ही कॉमन है कि ये दोनों ही अपने अपने एक्ट के नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस को समझने में केपेबल नहीं है। बट द डिफरेंस हियर इज इंसैनिटी में मेजरली वी कवर दोज केसेस जहां पे the incapacity to understand the nature and consequence is due to a medical condition. It is due to a medical condition generally. Whereas when we talk about idiocy, एक idiot person, ये word idiot हम किसी के लिए use करते हैं जब general term अपने normal, even though we should not, but again normal day to day language में ये word हम use करते हैं for a person
who is senseless or who is not sensible enough. Yes or no? एक पर्सन जिसको हम इडियोसी से या फिर इडियट कह के नहीं करना चाहिए, but then it is a general word which is used for any person who is not able to make a rational judgment, जो एक rational judgment नहीं कर रहा है, who is actually acting not in a sensible manner, who is not applying his ordinary prudence, उसको हम बोलते हैं an idiot person. And that is what is actually the meaning of an idiot person. That means एक ऐसा person जो भले ही किसी मेडिकल कंडीशन से अफेक्टेड नहीं है, बट अपने इनसेंसिबल डिसीजन मेकिंग, एक इनसेंसिबल बिहेवियर की वजह से दैट पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट, उसको भी हम बोलेंगे इडियोसी. वहां पे द पर्सन बिहेव्स मे बी नॉट नॉर्मली और नॉट रैशनली, लेकिन उस इरैशनल बिहेवियर के पीछे कोई स्ट्रेट अवे मेडिकल कंडीशन नहीं है. तो जस्ट बिकॉज मेडिकल कंडीशन नहीं है हम उसको लाइबल तो नहीं कर सकते ना, एक्चुअली है तो अनसाउंड माइंड ही, और अगर मेडिकल कंडीशन की वजह से है तो भी इंसैनिटी में तो वो आ जाएगा. समझ आ रहा है? दीज आर बेसिकली, और ये तीनों ही जो लीगल डिसेबिलिटीज क्रिएट की गई हैं, चाहे तीनों को देख लो आप, तीनों में कॉमन फीचर इज ऑल थ्री ऑफ देम आर नॉट केपेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट. इसीलिए इन तीनों के लिए लिखा है कि ना वो एक सूट अपनी खुद की कैपेसिटी में, ना वो सूट फाइल कर सकते हैं, ना वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं. ऑफ कोर्स जब आप सीपीसी पढ़ते हो तो वहां पे आपने पढ़ा होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड. सुना है ये वर्ड कभी? नेक्स्ट फ्रेंड. कौन होता है नेक्स्ट फ्रेंड? Any person who files the suit on behalf of a minor plaintiff. Yes or no? Whenever एक cause of action एक ऐसे plaintiff का है जो कि minor है, अब वो सेक्शन 6 लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग लीगली डिसेबल्ड है, तो वो अपनी कैपेसिटी में खुद उसी मोमेंट पे अपनी माइनॉरिटी में सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता है. इसीलिए उसको सीपीसी ने एक डायरेक्शन दिया है, एक ऑल्टरनेटिव दिया है कि नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू किया जा सकता है. जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनर खुद अग्रीमेंट नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन माइनर के बेनिफिट के लिए उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियंस, उसके ट्रस्टी कर सकते हैं. वैसे ही जब आप सीपीसी पढ़ते हो तो वहां पे आप पढ़ते हो द कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड, कि नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू सूट फाइल किया जा सकता है, सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है. बट अपनी कैपेसिटी में, अपनी माइनॉरिटी में, अपनी कैपेसिटी में वो माइनर या फिर वो अनसाउंड माइंडेड पर्सन, दैट इंक्लूड्स एन इडियट और इनसेन पर्सन, अपनी कैपेसिटी में नहीं कर सकते. अगर करना होगा तो या तो किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, और जब माइनर की बात आती है तो उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को एक अलग नाम दिया गया है सीपीसी में, दैट इज नेक्स्ट फ्रेंड. यस और नो? बट क्या ये ड्यूटी है कि अगर मैं एक माइनर हूं और आज मेरा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, तो क्या मैं ड्यूटी बाउंड हूं कि नहीं नहीं मुझे तो आज ही सूट फाइल करना है, अपने नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू ही करना है? एम आई ड्यूटी बाउंड? जब मुझे वो सूट फाइल करने का पीरियड ऑफ लिमिटेशन सपोज 12 साल का दिया गया है, तो मैं 12 साल के अंदर कभी भी कर सकती हूँ ना. हो सकता है 12 साल में मेरी माइनॉरिटी खत्म हो जाए एंड आई बिकम अ मेजर, तब तो मैं खुद भी कर सकती हूँ. यस और नो? तो वो जो नेक्स्ट फ्रेंड का ऑल्टरनेटिव सीपीसी में दिया गया है, दैट इज ओनली एन ऑल्टरनेटिव. अ माइनर और दैट पर्सन इज नॉट ड्यूटी बाउंड कि उसी टाइम नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू ही करना है. द सेकेंड ऑल्टरनेटिव इज हियर कि अगर नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू नहीं किया, अपनी कैपेसिटी में ही सूट फाइल करना है, तो उस सिचुएशन में कब सूट फाइल किया जा सकता है और कब नहीं किया जा सकता, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 6 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट. समझ आ रहा है?